हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज है, जिसका ये हमारा डे 12 है। अपने इस डे 12 में आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासतौर पर केंद्र प्रशासित राज्यों के बारे में, और ये देखेंगे कि स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी हैं। मोटे तौर पर तो यहाँ पे हम अधिकांश बॉडी को कवर कर लेंगे, बट हमारा इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें मिसलेनियस टॉपिक होंगे सारे दल बदल के संबंध में, तो उनको हम कवर कर लेंगे और अपनी 13 पार्ट के माध्यम से इंडियन पॉलिटी पूरी कवर कर लेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट या कहें डे 11 में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायत और नगर पालिका के संदर्भ में प्रोविजन को कवर किया था। उसमें हमने बेसिक जानकारी के साथ साथ पेशा अधिनियम को भी देखा था, जिससे यूपीएससी आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकती है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के हम अपने टॉपिक में न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कवर करेंगे, बल्कि स्टैच्यूटरी या कहें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ जो केंद्रीय प्रस्ताव के माध्यम से आए हैं उन सबको कवर करेंगे। और कवर करने की दिशा में हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको जो भी कवर कराएं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, उसमें फालतू की बातें या फालतू के कोई भी कॉन्सेप्ट आपको न पढ़ाए जाएं, जिससे आपको ये टॉपिक बल्कि ना लग के बल्कि बिल्कुल इजी लगने लगे। आप एक बात तो हम ये करेंगे। दूसरी बात हमने जो यहाँ पे कोशिश की है वो ये कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे ये सबसे बड़ा टॉपिक है मेंस का, और मेंस में भी सबसे बड़ा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, और वो भी करंट में जो एडिटोरियल वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो आप उनको अपना एडिटोरियल से कवर कीजिएगा, और जब हम आपको 12 अक्टूबर से मेंस की क्लासेस कवर कराएंगे आंसर राइटिंग की, तो वहां पे भी कवर करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल ये संबंध आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी समितियां हैं केंद्र राज्य संबंध से। वैसे मैंने बेसिक तौर पे पढ़ा ही दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लास्ट बात जो बतानी जरूरी है वो ये कि इस केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड हम आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उन दोनों पीडीएफ को आपको कवर करना है। आपके पास एम लक्ष्मीकांत की बुक होगी तो एक पीडीएफ आपकी उससे कवर हो जाएगी, और दूसरे का आप हो सकता है आपके पास बुक नहीं होगी तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, मर्जी हो तो आप उसके पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ज़्यादा उसमें पॉइंट आपको नहीं लिखने पड़ेंगे और आपको एक ही जगह पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाएंगी। समझ गए इतनी बातें? तो शुरू करते हैं। अपनी पहला जो आज हमारा आर्टिकल है वो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखो कि वर्तमान में हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। पहले 9 हुआ करती थी, पहले उससे पहले 7 ही हुआ करती थी, लेकिन 9 को क्या कर दिया गया? दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को एक साथ मिक्स कर दिया गया। तो वहां पे हमारे पास कितनी बची? केवल 8 यूटीज, अर्थात 28 स्टेट 8 यूटीज वर्तमान संदर्भ में हमारे यहाँ हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। जो एक बात इंपॉर्टेंट है और वो क्या कि किसी भी के राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा क्यों दिया जाता है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बता देना साहब, इसके 4 मुख्यतः कारण होते हैं। पहला, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच को ध्यान में रखा रहता है, जैसे दिल्ली व चंडीगढ़। दूसरा, सांस्कृतिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा रहता है, जैसे पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली। तीसरा, सामरिक महत्व को ध्यान में रखा रहता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, सोचो अगर लक्षद्वीप में किसी राज्य का अधिकार होता, ठीक है, तो राज्य क्या करता? बोलता भाई साहब मोदी जी हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, समुद्र का किनारा भी है, हिंद महासागर भी है, आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती। जैसे अभी आप लक्षद्वीप में डिस्प्यूट देख रहे होंगे कि लक्षद्वीप के आम लोग वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। ठीक है, क्या है, रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, वो मेंस का टॉपिक है, वहां पे पढ़ाएंगे। बट आप सोच सकते हो कि जब केंद्र हस्तक्षेप किए हुए फिर भी केंद्र को टक्कर दी जाती है। सोचो अगर इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो तमिलनाडु, केरला की तरह लोग बोलते अलग से राज्य दे दो। जैसे अभी मैंने कल ही पढ़ा था त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा लैंड का मतलब त्रिपुरा वाले अपने लिए एक अलग लैंड मांग रहे हैं। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे भी मांगा जा सकता था, तो इसलिए इन्होंने ये चीज नहीं की।
चौथा इंपॉर्टेंट बात है पिछड़े व अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव व देखभाल। जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे ये राज्य हैं, ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए थे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के संदर्भ में आप हालिया घटनाओं से वाकिफ है तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन आपसे में भी पूछा जा सकता है प्रीलिम में, वो क्या कि केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन इनमें जो प्रशासनिक पद्धति है वो डिफरेंट है। आप देखते होंगे दिल्ली में आपको उपराज्यपाल मिलता है, अंडमान में आपको प्रशासक मिलता है, कहीं राज्यपाल आपको मिलता है ना। तो यही चीजें होती हैं जो इनको अलग अलग डिफाइन करती हैं। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित है, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे आपको लाइन घुमा दी जाएगी कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं साहब, राज्यपाल के द्वारा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, जैसे राज्यपाल, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ना कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख, ठीक है। जैसे राज्यपाल को आप देखते होंगे ना, जो स्टेट में राज्यपाल आता है, यहाँ पे मैं फिर से देखो एक बार क्लियर कर दूं, स्टेट में जो राज्यपाल आता है वो राज्य का वहां का प्रमुख बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है वो एक तरीके का एजेंट के रूप में होता है कि हाँ हमने भेज दिया। इसलिए आप देखना दिल्ली में हमेशा यही टसल देखने को मिलेगी कि उपराज्यपाल ने दूसरे को भेज दिया, उनका खुद का दिमाग और खुद का ढक्कन नहीं होता। और इसीलिए आप देखना ये इशू पुडुचेरी को लेके भी उभर के आया जब किरण बेदी साहिबा को वहां से वापस बुला लिया गया, क्योंकि किरण बेदी जी के ऊपर आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो, है ना, कि कोई गलत काम आप करवा लो वहां पे सरकार के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, रेयर होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको वहां से वापस बुला लिया गया था, समझ गए। तो अंदर की चीजें होती हैं, इनको याद इतना नहीं रखना है, बट पता होना चाहिए कि हाँ केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक बनता है वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, वो राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख नहीं बनता। राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है। वर्तमान में उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त और प्रशासक, ये तीन नाम काफी ज्यादा प्रचलन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिल्ली, अंडमान द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे उपराज्यपाल होता है। प्रशासक चंडीगढ़, दमन दीव और लक्षद्वीप में जाना जाता है नाम से, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब बात आती है कहाँ कहाँ पे विधानसभा है, तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली और हाल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित करने की बात की गई। तो यानी कि तीन हमारी जो यूटीज हैं वहां पे विधानसभा के प्रोविजन की बात है। बाकी जो छह यहाँ पे गलत दिया है, आप इसको सही कर लीजिए, बाकी 5, ठीक है। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरीके की कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है प्रभु, जैसे बाकी राज्यों में विधानसभा है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, तो उन पे क्या होता है, राष्ट्रपति हर एक चीज पे दखल नहीं कर पाता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसको राष्ट्रपति शासन आप जानते हैं। बाकी हर एक चीज में वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ विधानसभा बना दे रहे, ठीक है, नाम मात्र की विधानसभा होगी, अर्थात राष्ट्रपति का उस पर कंट्रोल बना रहेगा, समझ के, संसद का कंट्रोल बना रहेगा। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। संसद के पास ये राइट है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों यानी कि राज्य के विषय भी उन पे कानून बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिकाएं हैं, मतलब इन पे भी कानून बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार दिल्ली को लेकर यही लड़ाई होती रहती है कि केजरीवाल साहब ने भेजा एलजी साहब को, उन्होंने सुना ही नहीं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। किसी केंद्र शासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका खत्म नहीं होती। याद रखना, ऐसी लाइनों पे यूपीएससी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाएगी कि किसी केंद्र शासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका शक्ति निरस्त हो जाएगी। तो नहीं होगी निरस्त, यानी कि खत्म नहीं होगी। यहाँ पे वर्ड खत्म नहीं यूज करेगा, वो निरस्त यूज करेगा। तो आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। परंतु पुडुचेरी विधानसभा राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है, एक्सेप्शन है, ठीक है। और इसी तरह दिल्ली के पास भी छूट दी गई है कि लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर वह संवर्ती विषयों पर विधि बना सकती है। मतलब दिल्ली की जो सरकार है लोक व्यवस्था पे नहीं बना सकती है,
अब आपको पता है दिल्ली दंगे हुए थे, लोग कह रहे थे कि बताओ केजरीवाल साहब क्यों नहीं गए, क्योंकि उनका उस पर कोई राइट ही नहीं है। पुलिस, उनका उस पर कोई राइट नहीं है, ठीक है। भूमि के संबंध में उनका कोई राइट ही नहीं है। तो इन तीन चीजों के राइट किसके पास हैं? ये तीन चीजों के राइट केंद्र के पास हैं, बाकी शेष जो राइट हैं वो दिल्ली के पास। इसीलिए आपने देखा होगा केजरीवाल आजकल पंजाब भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो बाकी वाले राइट लेके फिर मोदी जी की तरह, गुजरात मॉडल की तरह दिल्ली मॉडल चलाएं पूरे देश में। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको अच्छे से पता है कि इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा शासन बनाया जाता है, वही इसके संदर्भ में कानून बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मोटे तौर पे दो वर्ड आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिले होंगे, एक तो राष्ट्रपति आपको वर्ड मिला होगा और दूसरा जो वर्ड मिला होगा आपको संसद। राज्यपाल यहाँ पे वर्ड नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। दिल्ली के संबंध में कई सारे उपबंध किए गए हैं, आपको ये कुछ भी नहीं याद रखना है, मेंस का टॉपिक है। बस इतना याद रखना कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली से, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। हाँ, बेसिक तौर पे आप जानना चाहो तो ये जान सकते हो कि मंत्रिमंडल की यहाँ पे संख्या जो विधानसभा की कुल संख्या का 10%, मतलब यहाँ पे टोटल कितनी आपको सीटें मिलेंगी? 70 सदस्य। तो टोटल मतलब 7 मिनिस्टर यहाँ पे होंगे, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। बच्चे गलती करते हैं, कई बार मैंने बताया है कि राष्ट्रपति जो होता है ना दिल्ली के संदर्भ में वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, राज्यपाल तो बस शपथ दिला देता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, ये तो पता है आपको, ठीक है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल द्वारा, ये कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता हो कि हाँ, इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनको नियुक्त करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सलाहकार समितियाँ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास अगर बुक हो तो इस 3 4 को कर लेना 3, इसको कर लेना 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। तो इतनी बातें हो गई। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का ही प्रशासक होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। तो इतनी बातें ये हो गई हमारी। फिर बात आती है यहाँ पे, हाँ, एक क्वेश्चन में भी कभी जिंदगी में बन जाए कि राज्यों के मध्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य क्या डिफरेंस होता है, अर्थात राज्य हम किसको कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं। तो हो सकता है कि परिभाषा को लेकर क्वेश्चन डिफरेंट कर दे। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र से इसके संघीय संबंध होते हैं, केंद्र से इसका एकात्मक संबंध होता है, केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा होता है, ये सीधे तौर पे केंद्र के प्रशासन व नियंत्रण में होते हैं, इन्हें स्वायत्तता होती है, इन्हें कोई स्वायत्तता नहीं होती। प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता होती है, प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मास्टर पिछली बार भी स्वायत्तता बताए थे और उसमें आपने बोला था कि ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस का मतलब जो खुद का रेवेन्यू जनरेट करे, खुद के रेवेन्यू से काम करे, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। तो साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपको अच्छे से पता है कि राज्य का रेवेन्यू सिस्टम होता है, राज्य की संचित निधि होती है, राज्य को उससे पैसा मिलता है। राज्य हमेशा केंद्र के सामने लाचार मुद्रा में खड़ा नहीं नजर आता है कि अल्लाह के नाम पे दे दे मालिक, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है राज्य, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है। यहाँ पे फिर ये गड़बड़ी मत कर देना जो वहां पे मैंने आपको पेशा अधिनियम में बताया था, है ना, स्वशासन वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे स्वायत्तता आपने देख लिया, जबकि वहां स्वायत्तता नहीं आएगी, यहाँ स्वायत्तता आएगी, ठीक है। राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका अलग अलग नामों से जानी जाती है, मतलब यहाँ पे नाम होगा राज्यपाल का, वहां प्रशासक भी होगा, उपराज्यपाल भी होगा, मुख्य आयुक्त भी होगा, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता, मतलब एक ही जैसी दिखेगी, यहाँ पे कोई एक जैसी दिखेगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रशासक राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में, मतलब कि वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, ये जो प्रशासक वर्ड है एज इट इज 1858 का वायसराय, महारानी का प्रतिनिधि, समझ गए। तो आप ऐसे बस समझ सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को लेके। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन बनेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बनते हैं, ठीक है।
एक तो यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद को लेके और दूसरा जिला स्वायत्त परिषद को लेके। तो ये बातें आपको बस याद रखनी है, उन्हीं पे आपसे क्वेश्चन बनेगा और उन्हीं को आपको बस याद रखना। वैसे मोटे तौर पे आप में से जिन बच्चों को पता हो या ना पता हो, हमने करंट अफेयर्स में इन आर्टिकल को कवर कराया है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो 5वीं अनुसूची में वर्णित है कई सारे प्रशासन की बात, खासतौर पे अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा को लेके। तो कौन जारी करता है? राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। यहाँ पे आपको दे देगा राज्यपाल के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो आप कहोगे ना बाबूजी गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे बस लाइन याद रखनी। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ही जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है और इसमें भी आपको प्रोविजन याद रखने हैं जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? वो ये कि ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। मतलब जहां पे अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। समझना यहाँ पे, अनुसूचित जनजातियां तो होंगी उस क्षेत्र में, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। समझ गए? मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल हम उसी जगह पे इनको गठित करेंगे जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम है, या जहाँ पे अनुसूचित जनजातियां हैं अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ पे गठित करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जनजाति सलाहकार परिषद को हम वहाँ पे मूलतया वर्ड में बोल रहा हूँ, गठित की जाती हैं जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र तो होते हैं, ठीक है, लेकिन अनुसूचित जनजातियां वहां पे नहीं होती। तो उनके कल्याण के लिए, उनके सलाह के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी। दूसरी बात आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 20 सदस्य हैं, जिनमें 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। दूसरी बात, इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। समझ गए? ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पे किया जाता है और इसीलिए देखिएगा वहां पे दूसरी परिषद आती है। समझ गए? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है जहां पे अनुसूचित जनजातियां नहीं है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में कौन से कानून लागू होते हैं? तो राज्यपाल को राइट है, यहाँ पे राष्ट्रपति को राइट है, यहाँ पे राज्यपाल को। ये बड़ा वैसा टॉपिक है, मतलब एक एक लाइन पे क्वेश्चन घुमाएगा, इसीलिए तथ्यात्मक ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल कम है। तो इसको तथ्यात्मक दृष्टि से ज्यादा पढ़ना आप लोग कि यहाँ पे राज्यपाल को ये राइट है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना लागू करे, कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे, जबकि अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करने की राइट जो है वो राष्ट्रपति के पास है। समझ गए? बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को पॉज करें और उसको रिवाइंड करके फिर से सुनने की कोशिश करें, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यूएन ढेबर आयोग ने इस चीज की बात की थी आगे चल के कि साहब जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी बात कर लो, अनुसूचित क्षेत्रों की तो आपने बात कर ली 5वें में, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों की भी बात कर लो। तो सरकार कैसे पीछे रह सकती थी? सरकार ने अपनी 6ठी अनुसूची में जो 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रोविजन किए और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिला व प्रादेशिक परिषद का गठन किया, ठीक है, जिसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, वे संबंधित राज्य के कार्यकारी के प्राधिकार के बाहर नहीं, मतलब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, अतः राज्यपाल को इनके क्षेत्रों को बढ़ाने, घटाने, नाम परिवर्तित करने या सीमा निर्धारित करने का राइट भी प्राप्त होता है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, ठीक है, जो 30 सदस्यों से, वहां पे कितने थे? 20 सदस्य, यहाँ पे कितने? 30 सदस्य। एक और खास बात क्या है कि इन 30 में से 26 जो है वो इलेक्टेड है राज्यपाल के द्वारा
और 4 जो हैं वो 26 जो हैं वो इलेक्टेड हैं जनता के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, और 4 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, वहां कितने मेंबर थे? 20। और कितने आने थे? 2/3 वहां पे आते थे विधान उससे चुन के, विधानसभा से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 3/4, 3/4, मैं 2/3 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, तो ये आप सही कर लीजिए, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको यही है कि मताधिकार के द्वारा किए जाएंगे, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। बस पता होना चाहिए कि हाँ राज्यपाल से संबंधित है। ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है, ऑलरेडी आपको बता रखा है पहले भी, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। मतलब वही है कि अगर हमने स्वशासी जिले उसको कह ही दिया है तो फिर संसद का अधिकार कहाँ से आएगा उसमें, और अगर आएगा तो कुछ एक्सेप्शन या कुछ छूट दी जाएगी जो कि नॉर्मल किसी और में नहीं दी गई होंगी। ठीक है, राज्यपाल क्या करता है कि स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित करता है, और राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित भी कर सकता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि राज्यपाल के पास जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित करने की पावर नहीं होती है, तो आप कहोगे साहब गलत बात है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो एक बार हम आपका फिर से पुराना वाला रिवीजन करा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। मैंने बताया जनजाति सलाहकार परिषद, ये वहां पे गठित की जाती है जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं लेकिन अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसे वहां नहीं गठित कर सकते जहां पे अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, हम वहां पे भी कर सकते हैं और जहां है वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में मान्य है। दूसरी खास बात क्या है इनकी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें टोटल 20 मेंबर होते हैं जिनमें 3/4 को इलेक्ट किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है जिला स्वायत्त परिषद के बारे में, ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 में 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल के पास ये कई सारी पावर होती हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे निर्वाचन आयोग को लेके। निर्वाचन आयोग को तो हम सोच रहे कि यहाँ पे ना पढ़ाएं, हम आपको निर्वाचन आयोग के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले पार्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको वहाँ दिखा देंगे, अगर 1-2 पॉइंट वहाँ पे रह जाएंगे तो वो हम आपको यहाँ पे कवर करा देंगे। ठीक है, बाकी अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये निर्वाचन आयोग को तो वहीं पे हम आपको कवर कराएंगे। दूसरी बात आती है संघ लोक सेवा आयोग, उसी PDF में कराएंगे। ठीक है, फिर बात आती है राज्य संघ लोक सेवा आयोग के समान राज्य लोक सेवा आयोग, इसे भी वहीं पे कराएंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। ठीक है, फिर आता है वित्त आयोग, इसे भी हम वहीं पे कवर कराएंगे। यहाँ पे इसको नहीं याद रखना है आपको। परिषद GST परिषद को लेके, इसे भी हम वहीं पे आपको कवर कराएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ना था, तो इससे एक्स्ट्रा हम यहाँ पे इस वाली अपनी PDF में इसको कवर कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि बेसिक अंतर क्या होता है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आप इरेज कर देना, ये अब ऊपर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। ठीक है, किस अमेंडमेंट के द्वारा? 102 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम आपको जो बेसिक बताना चाह रहे हैं वो क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसको आर्टिकल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको एक्ट के माध्यम से लाया गया है। एक्ट के माध्यम से इसे भी लाया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि इसको काफी अच्छे बहुमत से पारित करके इसके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहलाती संवैधानिक और ये कहलाती सांविधिक। अब यहाँ पे एक और आपको फीचर बताएं, कुछ बॉडी के आगे वैधानिक लिखा होता है। वैधानिक का मतलब क्या होता है कि उसके पास दंड देने की भी पावर होती है। ठीक है, तीसरा आपको बताएं, केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा कई बॉडी लाई जाती हैं कि मतलब ना वो स्टैच्यूटरी होती हैं ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं। जैसे योजना आयोग समाप्त किया जा चुका है, नीति आयोग उसी के अगला चरण है, राष्ट्रीय विकास परिषद उसी से संबंध है, और भारत का विधि आयोग। ठीक है, आपको यही 4 क्वेश्चन दे देता है फंसाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। मोटे तौर पे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपसे जो 90% क्वेश्चन आएगा ना, वो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, इनमें से कौन कौन सी संवैधानिक निकाय हैं,
कौन कौन से सांविधिक निकाय हैं, तो एक बार आपको ये लिस्ट पता जरूर होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से संवैधानिक हैं और कौन कौन से सांविधिक। ठीक है, संवैधानिक के अंतर्गत वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा इसके बारे में। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब के सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेचुरी बॉडी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय सूचना, राष्ट्रीय हरित और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इतनी बातें क्लियर हुई। लास्ट हमारा बचता है केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत का विधि आयोग। इतनी बातें होगी। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, 15वां वित्त आयोग और इसकी सिफारिश से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो बॉडी पे आपसे क्वेश्चन रेयर है जो पूछे, इस पे भी आपसे रेयर है। लेकिन अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है निर्वाचन आयोग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पे रेयर है जो क्वेश्चन पूछे, लेकिन आएगा तो सिंपल सा आएगा, वो आपको याद होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे अन्य की, तो केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, इसके बारे में तो क्वेश्चन मुश्किल है कैट के बारे में, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सूचना आयोग के बारे में और अल्पसंख्यक आयोग या महिला आयोग के बारे में, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नीति आयोग पे गंदा सा क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी हाल ही में पूछा था। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसके संदर्भ में चर्चाएं चलती रहती हैं। ठीक है, विधि आयोग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हम पढ़ाएंगे सब। मैं इंपॉर्टेंट की दृष्टि से मैंने पूरा चार्ट आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इसको समझते हैं। संवैधानिक निकाय क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, अब क्या याद रखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम एक एक करके देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 280 से 281 में है, आपको नहीं याद रखना है। आपको बस इतना याद रखना है, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अर्ध न्यायिक का मतलब कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि न्यायिक तो है, पूरी तरह से नहीं। समझ गए, जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते होगे ना अर्धनारीश्वर, भगवान शिव के बारे में, कि पूरे शिव नहीं है, पूरे नारायण नहीं है। ठीक है, मिक्स है पार्वती जी के साथ। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो तो सबको पता है कि संसद द्वारा वित्त आयोग की अहर्ताएं को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त करता है। ये एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। हाल ही में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट 2021 से 2025 तक चलेंगी, यानी कि 5 वित्तीय वर्षों के लिए इसे गठित किया गया है। ये याद रखना, वित्त आयोग को 5 वित्तीय वर्षों के लिए गठित किया जाता है। अधिकांश बच्चे पहली बार में जब सुनेंगे, और सर जी कैसे बता दिया, राष्ट्रपति एक ही बार तो करता है। अरे प्रभु, मैंने क्या बोला, वित्तीय वर्ष, एक साल में एक ही तो वित्तीय वर्ष होगा, तो 5 वर्ष के लिए हुआ तो 5 वित्तीय वर्ष हो गए। ऐसे आपको बस याद रखना है। ठीक है, बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसके कार्यों को लेकर क्वेश्चन पूछता है, तो ये कार्य आपको इसको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्य को लेकर, तो आप कार्य को एक बार देख सकते हैं। क्या है कार्य इसके, कार्य इसके, हाँ ये ठीक है, हाँ कार्य इसके क्या क्या है। भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का कैसे आवंटन किया जाए। ठीक है, मतलब जो भी पैसा है केंद्र के पास, ठीक है, वो अपना केंद्र कैसे रेवेन्यू इनको शेयर करेगा, कैसे इनको अनुदान के रूप में या अलग अलग प्रोविजन के रूप में पैसे देगा, ऐसी सिफारिशें यहाँ पे की जाती हैं वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, दूसरी खास बात है कि ये संचित निधि में से राज्यों के अनुदान या सहायता देने की बातें करता है। ये सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग के द्वारा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। मतलब राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं उसके बारे में भी ये एक तरीके से सिफारिश प्रोवाइड करता है, मतलब 2 बार रीचेक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, मतलब और भी कोई वो सलाह मांग सकता है कि भाई साहब और बता दीजिए आप। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या,
कि आयोग की रिपोर्ट को कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन आपको दे देगा इसकी रिपोर्ट के वित्त आयोग ही रखवाएगा या उसका अध्यक्ष रखवाएगा, गलत हो जाएगा। एनके सिंह अध्यक्ष है वर्तमान के, ठीक है, जिसे वे संसद के दोनों समक्ष रखवाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं, यहाँ पे दे देगा बाध्यकारी, तो आप कहोगे नहीं साहब सलाहकारी हैं, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, ठीक है। आपसे डिटेल में 14 के 14 नाम नहीं याद रखते हैं, बस इतना पता होना चाहिए पहले जो वित्त आयोग थे वो केसी नियोगी थे और इस समय जो चल रहे हैं वो कौन है? एनके सिंह है, ठीक है, और 14वें जो थे वो वाईवी रेड्डी थे। बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा कि एम खुसरो क्या थे, केसी पंत कौन थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के समय की ये बुक है तो इसलिए 14वें का बताया, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आर्टिकल है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसे याद रखने की जरूरत है, ठीक है। परिसीमन आयोग के बारे में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद इतने में 81, 82, आपको ये नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि प्रत्येक जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन की सीटों को निर्धारित करता है। वर्तमान में कौन सी जनसंख्या है? 1971 की, ठीक है। 4 बार अभी तक परिसीमन आ चुका है, इंपॉर्टेंट बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, परिसीमन आयोग के कार्य पर सरकार बाध्यकारी है, मतलब सरकार इसके कार्य को मना नहीं कर सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि नहीं भाई साहब हम आपकी सिफारिशों को नहीं मानेंगे, ऐसा कोई भी प्रोविजन सरकार नहीं कर पाएगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक और बात है कि जो भी ये कार्य करेंगे, ठीक है, सरकार जो भी कार्य करेगी उसमें न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मतलब इनकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं करा सकते, एक्सेप्शन है बहुत बड़ा, वरना आप हमेशा लगाए होगे अरे बाबूजी ऐसे कैसे हो सकता है, हर चीज की न्यायिक समीक्षा हो सकती, लेकिन इनके कामों की नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कुलदीप सिंह है कौन है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में क्या इसमें जानना है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन वर्तमान में लगभग 10 सदस्य कम से कम होते हैं, ठीक है। खास बात इनकी क्या है कि 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की इनकी आयु होती है, इनमें से जो भी पहले हो इनको वापस जाना पड़ता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार व कदाचार के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसी मामलों की जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय हटाने का परामर्श दे सकती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, कई बार आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, नहीं भी मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह मतलब देना इतना बाध्यकारी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह कहें कि सलाहकार को एक जो छूट मिली है वो क्या, वो ये कि राष्ट्रपति को वैसे वो कोई सलाह देगा, राष्ट्रपति माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अध्यक्ष या सदस्य यूपीएससी के इसको हटाने की अगर बात की जा रही है तो राष्ट्रपति को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा इनको क्या बताना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये याद रख लेना कि इनके अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन और भत्ते किस पे होते हैं? भारत की संचित निधि पे। क्या वोटिंग हो सकती है? नहीं साहब, वोटिंग नहीं हो सकती। लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रोविजन तथ्य ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखना क्या कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते राज्यों की संचित निधि पे भारी होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे खास बात क्या है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि इसमें भी सदस्यों की संख्या की बात नहीं की गई, बस अंतर यहाँ देखना, वहाँ 6 वर्ष 65 था, यहाँ 6 वर्ष 62 है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हटाने का प्रोविजन क्या है कि अध्यक्ष या सदस्य कभी भी राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है जैसा हमने पढ़ा, लेकिन अगर राज्यपाल को हटाना पड़े तो वो नहीं हटा सकता, उसके पास पावर नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस समझना, वहां पे तो क्या राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, वहां पे क्या है कि 65 वर्ष है, यहाँ पे 62 वर्ष है और राष्ट्रपति को हटाने की पावर है, राज्यपाल को पावर नहीं है।
बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे भी वही सलाह बाध्यकारी होगी, सोचने की जरूरत नहीं। देखो कॉमन याद कर लिया करो कोई भी चीज़, और मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग क्या करो ना, इसके पीडीएफ बना लो, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप लिख लो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों को सामान्य सामान्य जानकारी लिख लो, ठीक है। निर्वाचन आयोग लिख लो, बेसिक पॉइंट लिख लो, है ना। बाकी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये बातें होगी। संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने आपसे बोला था कि इसके बारे में कुछ आपको एक बेसिक बात बताऊंगा। वो क्या? वो बात ये है कि इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसमें भी सदस्यों का कार्यकाल 6 से 62 वर्ष की आयु तक होता है। क्या डिफरेंस हो गया कि वहां पे हम पढ़ते थे राज्य के संदर्भ में तो राज्यपाल करता था, तब 6-62 होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति करता है और तब भी 6-62 रहती है, ठीक है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके मतलब बर्खास्त हो सकते हैं, राष्ट्रपति इनको बर्खास्त करेगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए किया जाता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का, ठीक है, एग्जाम। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कई बार आपने पढ़ा है, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक। इसको ज्यादा आपको डिटेल से याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। संविधान में योग्यता का कोई उल्लेख ही नहीं है। संसद द्वारा कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण किया गया है, ठीक है। पद नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को पद के हटाने की रीति के समान, मतलब क्या, बिल्कुल और बिल्कुल महाभियोग की तरह, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ ही उसमें बिल आएगा। बाकी आपको नहीं याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन होता है। पेंशन इसको भारत की संचित निधि, देखो भारत की संचित निधि पे पेंशन मिलेगी, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं बता दूं, वो क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होते हैं और न्यायाधीश होते हैं वो भी भारत की संचित निधि पे पेंशन होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनमें से उनको वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलेगा, लेकिन पेंशन उनको केंद्र से ही मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस था वहां पे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको अच्छे से पता है कि क्या कोई रिपोर्ट देगा तो राष्ट्रपति राज्यपाल के पास जाएगी, है ना, वो फिर संसद के पटल पे, विधानमंडल के पटल पे रखवाएगा, लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुछ लोगों ने कहा है कि ये मित्र है, दार्शनिक है, पथ प्रदर्शक है ना। इतना फालतू की चीजें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आपको इसे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये आपका एग्जाम का नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस चीज को लेके है, बस आपको वही याद रखना है। आपको ये तो पता है कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक अध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका टाइम पीरियड 3 वर्ष का होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे अगर दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं दिया होगा तो मैं आपको आगे किसी आर्टिकल में जरूर बताऊंगा, वरना दूसरी वाली पीडीएफ में भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, शायद इसमें भी नहीं दिया हुआ, हद करते हैं ये लोग, नहीं दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस समिति की सिफारिश के आधार पे इनको वो होता है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वही वास्तव में इम्पोर्टेंट बात है। और बाकी तो इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आपको वहाँ पे कवर करा देंगे। हाँ इसमें है ही नहीं आपका, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसके संदर्भ में भी वही बात है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। अच्छा यहाँ पे सदस्यों को लेकर डिफरेंस था, ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, कई बार आपको ऐसे दे देगा एक अध्यक्ष व 4 सदस्य तो भी आपका सही होगा, आपको दे देगा कुल 5 सदस्य तो भी आपका सही होगा, ठीक है। आपको दे दे एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य तो भी आपका सही होगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये वगैरह आपको पता है, ठीक है। जनजातियों के लिए ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्या इनके कार्य हैं, क्या इनके कार्य नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति रखवाता है। एक बार यूपीएससी जानते हो क्वेश्चन क्या पूछा, लोक लेखा समिति भी दे दिया था उसने बीच में रिपोर्ट को लेकर। बाकी आपको अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, है ना, महालेखा परीक्षक, इन सब की रिपोर्ट संसद के पटल पे रखवाता है, और वहीं राज्यपाल भी राज्य के संदर्भ में रखवाता है, ठीक है।
निर्वाचन आयोग के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा वो बस इतना पता हो कि एक अखिल भारतीय निकाय है। अखिल भारतीय का निकाय मतलब पूरे भारत के संदर्भ में चुनाव संपन्न कराती है, लेकिन पंचायत और नगर निगमों को छोड़ के। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है। एक निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। समय समय पर इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। वर्तमान में हमारे यहाँ 3 सदस्य हैं, जिनमें 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन यही कि बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। फिर बात आती है यहाँ पे, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अर्थात इसका कोई टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स नहीं है। दूसरी यहाँ पे खास बात यह, कभी भी राष्ट्रपति को मतलब अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। और एक और बात जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि इनका टाइम पीरियड 6 से 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। ये कई सारे कार्य करते हैं। और एक और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें नहीं दी हुई है, मैं वहाँ पे आपको कवर कराऊंगा, वो ये कि ये किसी अन्य उसमें जाने के लिए अधिकृत हैं, अर्थात इनको रोक नहीं है कि कहीं और अगर किसी सरकारी बॉडी में शामिल होना चाहें तो इस पर रोक लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आप देखिएगा कि ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की चीज़ होती है। ठीक है, तो एक बार हम संवैधानिक निकाय जो यहाँ पे पढ़े हैं उनको अपनी दूसरी PDF में अभी ही पढ़ लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, नहीं तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पे आपको कवर करा देता हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं वही चीज़ें निर्वाचन आयोग को लेके, कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया। दूसरी बात है, ये राष्ट्र विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए कार्य करता है। मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको पढ़ा दिया, आपको रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, राज्यों में होने वाले पंचायतों के लिए आपको याद नहीं रखना, कितनी बार पूछोगे, मतलब जो याद है उसको मत याद रखो, क्यों आप हमसे बार बार पढ़ोगे। ठीक है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य होते हैं, मतलब वर्तमान में हमारे पास 3 है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा, पदावधि सब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। वर्तमान संदर्भ में 6 या 65 वर्ष की आयु तक की पदावधि है। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल के टोटल। और वही है कि सबके सब वोटिंग इक्वल है और बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद या रीति से उच्चतम न्यायालय की तरह हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति की नियुक्त करते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जब भी। इतनी बातें हो गई। हाँ, यहाँ पे देखो 1 मिनट, शायद उच्चतम ने दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों पर विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतलब जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे ना महान्यायवादी को लेके, ठीक है, उसके संदर्भ में आप क्या पढ़ते हो कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। आप मंत्री के बारे में क्या पढ़ते हो, प्रसाद पर्यंत होते हैं। लेकिन ये जो निर्वाचन आयोग है ये प्रसाद पर्यंत नहीं होता, इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इस पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए बिल्कुल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कुछ मतलब दोषों को लेके, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन किसी भी चीज में ऐड करने के लिए आ सकता है, यानी कि एक कमी है निर्वाचन आयोग की, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त क्या सरकार की अन्य नियुक्तियों पर रोक लग सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई भी निर्वाचन आयुक्त, जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो चाहे तो किसी भी दूसरी नियुक्ति में अप्लाई कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई। ठीक है, एक और बात कि संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खास बात एक और है कि सदस्यों की अहर्ता को संविधान में निर्धारित नहीं किया गया। हो सकता है इन्हीं तीनों चीज़ों को बेस बना के यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो इन तीनों को पता होना चाहिए कि संविधान में इनकी अहर्ता नहीं है, योग्यता नहीं है, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सदस्यों की पदावधि कितनी है, सेवानिवृत्ति के बाद इनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है यहाँ पे कि इसके शक्ति और कार्य क्या हैं, इस पे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या कार्य हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करना, वही जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था,
निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। अभी हाल ही में ये इशू हुआ है रामविलास पासवान जी के बेटे को लेकर और उनके चाचा के मध्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें निर्वाचन चिन्ह बांटने का अधिकार निम्न में से किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, भारत के राष्ट्रपति को या निर्वाचन आयोग को? तो बता देना साहब, निर्वाचन आयोग को। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले हुई विवाद के समाधान के न्यायालय की तरह काम करता है। मतलब न्यायालय नहीं काम करता है ये, लेकिन ये न्यायालय की तरह काम करता है। ठीक है। संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित यानी कि अयोग्यता, ऐसे वर्ड को आप लोग एक जगह लिख लिया करो कि निहरता का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। ठीक है। संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित राज्यपाल को। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर जी, विधान परिषद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। अरे प्रभु, वो पंचायतों के लिए है। ठीक है, कई बार पढ़ाया, आप समझा करो उस चीज को। ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष के समाप्ति के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं, इस चीज को भी ध्यान में रखता है। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। मे भी इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है शायद 2014 के ही चुनाव में या 2019 के चुनाव में, नहीं 2019 में नहीं, 2014 के चुनाव में मायावती की जो पार्टी है बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको सीटें बहुत कम मिली थी। शायद मुझे जहाँ तक याद है 0 सीटें प्राप्त हुई थी लोकसभा के चुनाव में। तो ये फिर आ गया था कि क्या ये राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हम दे सकते हैं? तो उस बार तो क्वेश्चन नहीं पूछा, 5 वर्षों से क्वेश्चन नहीं पूछा, और पिछले कई वर्षों से निर्वाचन आयोग पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट निर्वाचन आयोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें इस बार एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ लेना। देखो जिस पे क्वेश्चन आएगा मैं बता दे रहा हूँ, तो उस पे मतलब यही कि फिर बुद्धि बहुत ज्यादा लगाओ, मतलब इतनी ज्यादा लगाओ कि सोच में पड़ जाए आदमी। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। चलिए तो अब देखते हैं आगे, इसमें आगे क्या है। इसमें आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बेसिक चीज़ें। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत क्या है, मतलब उसके विजन के, वो आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती है संघ लोक सेवा आयोग की। वैसे तो हमने वहाँ पे आपको कवर कराई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। तो ये भी एक तरीके के स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य होते हैं, संख्या का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसमें 10 हैं। ठीक है, यानी कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, टोटल यहाँ पे 9 से 11 के आसपास माना जाता है। ठीक है, संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दे रखा है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक इसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पद रिक्त कर दे, अब वो तो नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में क्या पढ़ोगे आप। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। दिवालिया हो जाए, ये आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। कदाचार के आधार पे हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी अब याद करो वही बात जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे, कि अगर राष्ट्रपति ने इस संबंध में कोई सलाह मांगी उच्चतम न्यायालय से, और तो उच्चतम न्यायालय जो भी सलाह देगा वो राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, वो राष्ट्रपति के लिए एक तरीके से बाध्यकारी होगी। ठीक है, नॉर्मल तरीके से राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके सदस्यों पर अगर कदाचार का आरोप सिद्ध होता है, पहली बात तो होता ही नहीं है ना, एक्सेप्शन है। मतलब इतने बड़े पद पे सोचो कोई व्यक्ति कैसे गंदा काम कर सकता है ना, तो वही बात है। तो इतने बड़े पद पे होता ही नहीं है गंदा काम। अब जैसे आपने कभी सुना है कि मान लो प्रधानमंत्री देश का रेप के केस में फंसा हो, बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे आप लोग। तो वही बात है कि इतने बड़े पद पे कोई भी इंसान इतना गंदा काम करते नहीं, क्योंकि उसका एथिक्स पहले से ही चेक किया जाता है। हाँ, अभी हाल में एक सज्जन महोदय हैं जिनके ऊपर गंदे गंदे बड़े आरोप लगे थे, नाम आपको पता होगा। ठीक है ना, गोगोई साहब। ठीक है, अब उनके ऊपर लगवाए गए थे, लगे थे वो राम मंदिर जाने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस संदर्भ में कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी मान, मतलब कदाचार को परिभाषित किया गया है यहाँ पे,
तो वो क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकार किसी समुदाय करार से संबंधित या इच्छुक है, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ समुदाय करार में लाभ के लिए भाग लेता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आप लोग आईएएस बन जाओगे, ठीक है, आईएएस बनने के बाद मान लो रिटायर जब आप होने वाले थे तो आपको इन्होंने यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या आया, अरे यार श्री आईएएस एकेडमी वाले से बात करते हैं ना कि 3 करोड़ रुपए में ये वाला पेपर लोगे तो आप कदाचारी कहलाए, ठीक है। ऐसा वैसा होता नहीं, कोई भी नहीं करता, ना आप करोगे ना हम करेंगे, और हम तो आज भी नहीं करेंगे। अगर मेरे को अगर कोई चाहे 3 करोड़ में कोई बेच रहा हो चाहे 10 करोड़ में बेच रहा हो, आज भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, देश के बड़े एग्जाम को एथिक्स के हिसाब से ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए वहाँ पर ड्रामेटिक अंदाज में, ठीक है। बेसिक बातें देख लेते हैं इसकी स्वतंत्रता को लेकर कि निष्पक्ष और स्वतंत्र कैसे रहती बॉडी। पहली बात है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर हटा सकता है। कैसे हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, ठीक है। हालांकि अध्यक्ष सदस्य की सेवा सत्य राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, इनके अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते सभी भारत की संचित निधि पर होते हैं, जिस पर संसद पे मतदान नहीं होता। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर यूपीएससी के दिमाग में आ जाए कभी भी, वो क्या हो सकता है कि किसी भी निकाय की स्वतंत्रता व निष्पक्षता का निर्धारण किन किन आधारों पे हो सकता है, ठीक है। और आपको वहां पे दे दे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपको दे दें कि इसके सदस्यों की नियुक्ति व हटाने के संबंध में, नंबर 2 इसके सदस्यों की सेवा शर्तों को लेके, नंबर 3 इसके वेतन एवं भत्तों को लेके, है ना। तो ये तीनों के तीनों फिर ऑप्शन सही होंगे। ये मौलिक है और थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ही पूछ रही है, तो मे भी कभी भी बन सकता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। आप में से एक देवी जी ने कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, कि वो अध्यक्ष दोबारा कार्यकाल के लिए पात्र नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान देना, जो इसका सदस्य होगा, ठीक है, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। समझ रहे हो, क्योंकि सदस्य तो अध्यक्ष नहीं बना ना, तो इसलिए उसको अध्यक्ष बनाने की ये छूट दी गई है। बट अध्यक्ष को ये छूट नहीं है कि वो दोबारा मतलब नियोजित हो जाए, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर बात आती है संघ लोक सेवा, और यहाँ पे एक चीज याद रखना, निर्वाचन जो आयोग का प्रमुख है ना, वो कर सकता है, उसके लिए रोक नहीं है, ठीक है, इसके लिए रोक है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अध्यक्ष नियोजन का पात्र नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। इस लाइन का क्या मतलब है, 1 मिनट अपना, 1 मिनट, अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ क्लियर। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होगा वो केवल अध्यक्ष के पद के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, उसके लिए तो पात्र है, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी पद के लिए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा में पात्र नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन मिस की है, उस लाइन को आप लिख लेना, अन्य किसी सेवा के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। यही होता है छोटी बड़ी वाली बुकों में बड़ी एरर। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं हो सकते दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है। आप में से देवी जी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी प्रभु कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीमाएं क्या है, मतलब किन किन चीजों में काम नहीं कर सकता है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक कई मामलों में परामर्श नहीं दे सकता है, ठीक है। कौन कौन से, जैसे पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों पर आरक्षण के मामले में, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व जनजातियों के मामलों में, ठीक है। आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी व डी की सेवाओं के अधिकतर, आपको अच्छे से पता है ना, यूपीएससी ग्रुप ए की सर्विसेज के बारे में एग्जाम लेता है, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप सी व डी की सेवाओं के पदों के संबंधित मामले में थोड़ा ना बड़ी अम्मा बन के जाएगा कि हाँ बाबूजी हमसे सुझाव ले लो, बिल्कुल नहीं बताएगा, ठीक है। किसी पद के लिए अस्थायी या स्थापनापन्न नियुक्तियां, अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है, उसमें भी सुझाव नहीं देगा, ठीक है।
राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा, विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकता है। यहाँ पे याद रखना, राष्ट्रपति की बात हो रही, यहाँ पे संसद की बात नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी बात, जिससे के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। अब आपको एक चीज क्लियर हो रही ना, ये सब बड़े उलझाऊ चीजें हैं। पहले कह रहा राष्ट्रपति, फिर कह रहा संसद के पास, उससे अप्रूवल हो तब राष्ट्रपति करेगा। लास्ट की अगर हम बात करें तो संसद है ना, तो संसद के साथ ऐसा ड्रामा होगा, ना ही राष्ट्रपति ऐसा कुछ भेजेगा और ना ही संसद इस चीज को खारिज करेगी। अब इस क्रोनोलॉजी को समझना, राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधि होता है मोटे तौर पे आप बताओ। इस समय वर्तमान में मोदी जी के प्रतिनिधि हैं कोविंद जी, ठीक है। आप एक बात बताइए, राष्ट्रपति का कोई चीज का मन हुआ आइसक्रीम खाने का, मोदी जी मना करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी जी को पता है अगर हमने अभी इनको आइसक्रीम खाने के लिए मना कर दिया तो कल ही हमको मोमोज नहीं खाने देंगे, ठीक है। तो मोमोज के चक्कर में मोदी जी इनको कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर इनको पारित करना पड़ेगा। तो ये बहुत रेयर होता है, एपीजे अब्दुल कलाम ही होंगे कोई तो ऐसी स्थिति दिख जाए, वरना रेयर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मेरे से मत दाग देना कि सर अगर ऐसा हो गया तो, पॉलिटी है, पॉलिटी में ऐसा हो गया तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, CIS नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसी पे इसलिए तो डिबेट होती है। चलिए अगला आता है राज्य लोक सेवा आयोग। सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज है, उस प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए। बस वो क्या प्रोसेस है कि इसमें राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिसे नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का प्रोसेस किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। दूसरी खास बात कि इसमें 6 वर्ष और 62 वर्ष होती है, वहां पे 6 वर्ष और 65 वर्ष होती है, ठीक है। कितनी बातें क्लियर हो गई? यानी कि यहाँ पे ये याद रखना कि हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। ये देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना, सेम टू सेम वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कदाचार शब्द को परिभाषित करता है, कौन इसको हटाने की पावर रखता है? उच्चतम न्यायालय, ना कि उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्योंकि राष्ट्रपति से सम्मत हो जाता है ना कदाचार। फिर स्वतंत्रता सेम टू सेम वही होगी, है ना, कि इसके भी वेतन भत्ते। अब यहाँ पे एक बात बताएं आपको, देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को वेतन व भत्ते सब राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान नहीं होता, ठीक है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल के बाद ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन, किसी और नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब उसी जगह पे नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात बताओ, क्यों नियुक्त होगा? जब इसको यहाँ पे अध्यक्ष बना है तो आगे के लिए हायर उसमें जाएगा। जैसे बचपन में होता था ना, मैं बहुत सोचता था कि एक बार क्लास 10 में और पास हो जाऊं, दोबारा फिर से एग्जाम दे दूंगा तो टॉप कर जाऊंगा। हालांकि पहली बार ही पास किया था, पहली बार में ही टॉप कर गया था, तो दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। घर वालों ने करने नहीं दिया, बोले कि पागल हो क्या, वहाँ की लैब तोड़ोगे जाके क्या? मैंने कहा मन तो यही है। चलो सीमाएं के बारे में, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता, मतलब वही पुरानी घिसी पिटी बातें, इसमें भी पिछड़ी जाती है ना, तो इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बातें हो गई। अब बात आती है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। खास बात इसमें क्या होगी? सेम टू सेम कि खास बात यह है कि इसका गठन सीधे संविधान द्वारा किया गया, मतलब संघ का और राज्य का। लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। इस तरीके से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या हुआ? एक स्टेचुरी बॉडी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बात वहां पे आपको नहीं देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक स्टेचुरी बॉडी है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष, ठीक है। किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है।
बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वित्त आयोग के बारे में वहां पे भी मैंने पढ़ाया, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें के पहले 14वें थे, 14वें का नाम था वाई वी रेड्डी, 15वें का नाम है एन.के. सिंह। इनकी रिपोर्ट के बारे में हमने फरवरी के 2021 के करंट अफेयर्स में काफी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको वहां पे याद रखना है। कार्य क्या है ये बस आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन इन्हीं 4 में से 3 कार्यों को क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, आगम का मतलब इनपुट्स, आय जितनी भी आती है उसका वितरण, ठीक है। संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, ठीक है, ये सिंपल है, आपको इसमें ज्यादा नहीं याद रखना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। इनको याद देख लेना एक बार, जैसे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई होगी ना उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में, क्या पढ़ाया था आपको, आरंभिक अधिकारता या प्रारंभिक अधिकारता, उसमें बताया था ना 2 या 2 राज्यों के मध्य विवाद को लेके, तो ऐसा क्वेश्चन इस पे भी आता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखना। ये 4था वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऊपर के 3 में ही आपसे क्वेश्चन फंसा देगा, तो आपको बस उतना ही याद रखना है। बात आती है ये एक सलाहकारी निकाय है, सरकार इसकी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। भारत के संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी ताकि राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त आयोग क्या करता है, राजकोषीय संघवाद को प्रमोट करता है, उसे संतुलित करता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो बता ही दिया मैंने। लिस्ट विस्ट कुछ नहीं याद रखता। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना ऐसे मुरट्टा मारते हैं, के संथानम दूसरे तीसरे ए चंदा 1960 1961 65 से 66, मम्मी 62 से 66, मम्मी 62 से 66, ऐसे नहीं आता है गंदे गंदे क्वेश्चन, पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते हैं। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। जीएसटी के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस समय बन चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी का गठन किया गया। 100वां किससे रिलेटेड है, बांग्लादेश से, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काउंसिल केंद्र व राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जीएसटी जो काउंसिल होती है, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के तथा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के इसमें मंत्री होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके हेड कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। गड़बड़ मत कर देना, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता या आरबीआई का गवर्नर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपकी नजर जाएगी और गड़बड़ करके चुपचाप चले आओगे। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। काउंसिल का कामकाज क्या है, बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बेसिक कवर हो गया, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उनको हम कवर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे और आर्टिकल हैं, ठीक है। ये निर्वाचन आयुक्त मैंने बता दिया। सांविधिक निकाय के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टेचुरी बॉडी के बारे में। स्टेचुरी बॉडी का मतलब कैट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बिल्ली पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए कि एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं। क्या बताने की जरूरत है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया होगा, बिल्कुल भी नहीं दिया गया होगा, ठीक है, तो याद नहीं रखना है। अधिकरण के सदस्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में होते हैं, आपको याद वैसे नहीं रखना है, इसको क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बस ये देख लो कि हाँ 5 वर्ष 65 वर्ष, ताकि आ जाए तो कभी गड़बड़ ना भी हो, है ना, लेकिन बस पता हो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक है, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको अमेंडमेंट कर लेना पीडीएफ में, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है 102 अमेंडमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे वही पुरानी चीजें हैं कि इसमें पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे जो एक बात याद रखनी है वो क्या है, सदस्यों के बारे में इसको लेके दिया भी है कि इसमें नहीं दिया है, ये भी ना महान लोग होते हैं, सही बात है, ये दिया है कि एक अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक समाज विज्ञानी, पिछड़े वर्गों के बरतने वाले 2 सदस्य, मतलब 3 ये हो गए, और एक सदस्य सचिव 4, ठीक है। भारत सरकार के केंद्र सरकार का अधिकारी 5, मतलब एक अध्यक्ष और 5 सदस्य की बातें यहाँ पे की गई, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है।
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, पिछड़े वर्ग के बारे में बातें करता है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पुरानी घिसी पिटी बातें दी गई हैं, क्योंकि अब तो ये अमेंडमेंट हो गया है, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, ये जरूर याद रखना। 1993 में इसका गठन हुआ था। एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, मतलब अपने आप से ही पैसा जनरेट करता है। इसका गठन संसदीय अधिनियम एक्ट के माध्यम से हुआ। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, ठीक है, कि यह आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुए हों। जैसे मान लो, सपोज करो आज कितनी तारीख है, 19 तारीख। ठीक है, हम आपका शोषण कर रहे हैं, मान लो 1 वर्ष तक अगर हम आपका शोषण करते रहे, ठीक है, और आप इसी उम्मीद से तैयारी करते रहे कि नहीं मास्टर हमारा शोषण नहीं कर रहा है, मास्टर हमारा कल्याण कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अचानक से अगले वर्ष यानी 2022 और 20 सितंबर 9 2022 को पता चला कि नहीं मास्टर आपने पूरा 1 साल शोषण किया, तो उस वक्त आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास नहीं जा सकते। समझ गए? और यही हम चाहते हैं कि आप तब तक ना भी जाएं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आपको जाने ही नहीं देंगे मानवाधिकार आयोग के पास। ठीक है, चलिए, इसमें वही बात है, क्या क्या होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य, 2 अन्य सदस्य, मतलब कई सारे इसमें सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 3 ये समझो, 2 ये 5 और 4 9, लगभग 10 इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट जो बात है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने वाली उस 6 सदस्यीय समिति में कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, मैंने बताया था यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा सकता है कि सभापति है कि उपसभापति, तो यहाँ बस पता होना चाहिए। और दोनों सदनों में विपक्षी नेता और केंद्रीय होम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये 3 बातें भाई साहब याद रखना, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी मैंने वहां पे बताया था, पैसा ही किसी को नहीं देता है कि हाँ भैया पैसा ले लो, दान दक्षिणा बिल्कुल भी नहीं करता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष, ये लाइन याद रखना, 5 वर्ष या 70 वर्ष टाइम पीरियड होता है। अभी तक जितने पढ़े वो 5 और 6 या 65 या 5 या 65 आपको मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 वर्ष या 70 वर्ष तक मिलता है। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। ये भी एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस इसमें देखना है कि एक आयोग बहुसदस्यीय है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते सब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCHR आपसे नहीं पूछेगा, इसे मत याद रखना। ठीक है, मर्जी हो तो पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके कार्यों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अभी मैंने कल ही शायद आपको करंट पढ़ाया, वहाँ पे आपको कवर कराया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, हमारे यहाँ केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की गई है। ठीक है, आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे, 5 जो सदस्य होंगे अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है। ठीक है, यहाँ पे शायद मुझे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कुछ शायद एडिट किया गया है, शायद 5 वर्ष होगा, चेक कर लेना 5 या 3 वर्ष जो भी है, क्योंकि एक ऐसी कोई बॉडी है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो आप देख लेना। ठीक है, फिर भी अध्यक्ष सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस चीज़ को आप चेक कर लेना कि 3 है कि 5 है। अभी एक बॉडी में अमेंडमेंट हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि वो यही बॉडी हो, दिमाग में स्किप किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें बस इंपॉर्टेंट बातें 2 ही हैं कि 4 वर्ष और 65 वर्ष इसके अध्यक्ष और पद की नियुक्ति होती। दूसरी खास बात कि जो नियुक्ति की जाती है वो जिस समिति होती है उसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, विपक्ष का नेता, लोकसभा का। बस ये बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और आपको अच्छे से पता होगा संथानम समिति है ना, तो क्या करोगे ज़्यादा याद करके इसके बारे में, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, विज आई फलाना ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। केंद्रीय सूचना आयोग, सेम टू सेम वही चीज़ है, यहाँ पे बस डिफरेंस एक चीज़ का हो जाता है, क्या कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष का नेता और एक मंत्री, मतलब कैबिनेट कोई मिनिस्टर टाइप का। ठीक है, वहाँ पे क्या था,
विजिलेंस में होम मिनिस्टर, यही बस डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है। 2005 के आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आया था। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। आपसे क्वेश्चन इसके अलावा नहीं पूछेगा। हाँ, अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेकार है। ट्रिब्यूनल पे एनजीटी पे क्वेश्चन एक करंट में आया था, मैंने आपको करंट के हिसाब से भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देख लेते हैं बस बेसिक तौर पे कि नई दिल्ली में है 4 इसकी संस्थाएं हैं, 20 पूर्णकालिक सदस्य हैं, 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से, 10 उससे हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मत याद रखना। ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नहीं पूछना है, यहाँ पे नहीं याद रखना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको करंट में बताया था कई बार कि एक स्टेचुरी बॉडी है, एडवोकेट एक्ट 1961 के संसद द्वारा इसे गठित किया गया था, है ना। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये बॉडी जरूर पूछ लेता है कई बार कि निम्न में से कौन कौन सी बॉडी सांविधिक निकाय है, और उनमें ये तीनों नाम दे देगा, है ना। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद को लेकर तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग के संदर्भ में क्या है, केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा आई थी। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेड इसके प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। हाँ, जो वर्तमान में आई है इसको हम संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय या जिसकी प्रगत सलाहकारी ये भी कहते हैं। संवैधानिक, ये वर्ड याद रखना, संविधान के उत्तर। ठीक है, तो ये क्योंकि संविधान बन गया उसके बाद इसका गठन हुआ, इसका ये मतलब होता है, संविधान में ये नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है इसकी नीति आयोग को लेके। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन, सॉरी यूपीएससी कह रहा हूँ, अभी जो एग्जाम हुआ ईपीएफओ में यही पूछा, नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। थिंक टैंक है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रोटेशनल बेस पे इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत इसके बारे में नहीं है। क्या काम करती है वो फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं पूछेगा, हालांकि ये तो सब चेंज हो गए हैं, पुराना है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कहीं इसको समाप्त करने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी आप बस देख लीजिए ये एक संवैधानिक निकाय है। अगर कोई अमेंडमेंट हुआ हो ऐसा कुछ करंट में तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको अगले पार्ट में, अगले वीडियो में एडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक ये भी निकाय है, सेम टू सेम 1952 के टाइम पीरियड पे इसका गठन हुआ था, यानी कि योजना आयोग के बाद। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। विधि आयोग बहुत पहले गठित किया गया था मैकाले के संदर्भ में। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं याद रखना है। प्रथम विधि आयोग, दूसरा विधि आयोग आपसे नहीं पूछेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत में 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। ठीक है, बाकी आपसे नहीं आएगा, आपको याद नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब हमारा जो ये लास्ट आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। ओम्सबुड्समैन, ओम्सबुड्समैन या कहें लोकपाल, है ना। हमने आपको करंट में वैसे तो लोकपाल के बारे में पढ़ाया है, बट यहाँ पे बेसिक जानकारी आप देख लीजिए थोड़ी सी। क्या है कि इसको केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी खास बात ये है कि 1960 में KM मुंशी द्वारा इसके इशू को उठाया गया था, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट में भी इसका जिक्र मिलता है। क्वेश्चन कई बार यही घुमा देगा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में मिला था, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरी खास बात क्या है कि इसके संदर्भ में सर्वप्रथम उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था, किंतु महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। मतलब पारित उड़ीसा में हुआ था लेकिन नियुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी, तो उड़ीसा आंसर में नहीं होगा, आंसर में महाराष्ट्र होगा। और मैंने एक बार, मुझे याद है, जब मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के MCQ बनाता था तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो इसके संदर्भ में होता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है किस राज्य में कितना गठित किया गया, और आपको बस एक मोटी बुद्धि पे याद रखना चलो कि भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त नहीं है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। अब बात आती है वर्तमान संदर्भ में इसकी स्थिति क्या है।
तो वर्तमान संदर्भ में जो स्थिति है वो क्या है कि 2013 में एक विधेयक के बारे में प्रस्ताव किया गया था, जिसमें वर्तमान में आज हम देखते हैं तो एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 50% जो होंगे वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे और 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक। हालांकि बस मोटे तौर पे एक अध्यक्ष व 8 सदस्य आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनके अध्यक्षों व सदस्यों को नियुक्त करने वाली समिति में कौन कौन है, तो ये नाम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पता हो। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये 4 आपके हो गए। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर वो है, नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को रखा जा सकता है। और इसके अलावा, ठीक है, एक प्रख्यात विधि वेत्ता, मतलब मोटे तौर पे तो कहें तो 5 होते हैं, लेकिन इसमें बताते 4 ही हैं। तो आपको 5 के नाम याद रखने हैं कि एक विधि वेत्ता होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, विपक्ष का नेता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। कौन नहीं है? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पे? होम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है? मरेगा क्या बेचारा? 70 वर्ष तक काम करवा ही रहे हो, फिर उसके बाद फिर काम करवाओगे? ऐसा तो नहीं कर सकता ना वो। तो 5 वर्ष मतलब उसके बाद पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। खास बात क्या है कि प्रधानमंत्री इसकी जांच में शामिल होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कुछ अगर इंटरनेशनल कोई इश्यूज हैं तो उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर को हम वो नहीं कर सकते हैं। किसी भी जांच एजेंसी, खासतौर पे सीबीआई सहित को भी लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की निगरानी तथा निर्देश करने का अधिकार प्राप्त होगा। मोटे तौर पर समझो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई सीवीसी, ठीक है, और सीबीआई, तो उसी का अगला चरण या उससे स्ट्रॉन्ग बॉडी है लोकपाल, ठीक है। पहले भी लोग बोलते थे, गाना गाते थे ना, देश तेरे साथ है अन्ना हजारे, है ना, बड़ा गाना चला था। अन्ना हजारे वास्तव में भारत सरकार वर्तमान में जो है ना उन्हीं के एजेंट रहे हैं। अब नहीं दिखाई पड़ते अन्ना हजारे, और ना ही बाबा रामदेव। बाबा रामदेव तो कोरोना ही बेच रहे हैं अपनी इस समय। ये सब के सब मिले पार्टी होते हैं, एक ही रंगमंच के कलाकार, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समस्याएं मतलब अभी ये तो हो गया है सारी चीज़ें, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। करंट का इशू है, करंट के हिसाब से इसको पढ़ना है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी थी, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना ही इम्पोर्टेंट था, इतना ही आपने पढ़ लिया। जो भी और नए इशू इसमें नई बॉडी होंगी एडिट करने को, उनको हम आपको बता देंगे। मे भी हमारा 1 और 2 पार्ट इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड और होगा, और इस तरीके से फिर हमारी पूरी इंडियन पॉलिटिक्स कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पूरी की पूरी तथ्यात्मक क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके इन तथ्यों को रटना, अलग अलग लिस्ट बनाना, वहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन करना और उनको रटने की कोशिश करना। और ख़ास तौर पे जो मैंने बताया था किन समितियों के सुझाव के माध्यम से इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। और कितने मेंबर होते हैं उस पर क्वेश्चन आएगा। पुनर्नियुक्ति का पात्र कौन होता है कौन नहीं होता है, उस लाइन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।